नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 3 के ऑफिशियली सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इसरो में यह कहा गया था कि जिस जगह पे चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग की है उस जगह को नाम दिया जाएगा शिव शक्ति। अभी तक ये नाम केवल भारत में रिकॉग्नाइज था। रिसेंटली इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की वर्किंग ग्रुप ने वोट कर उस जगह को ऑफिशियली इंटरनेशनल लेवल पे शिव शक्ति नाम दे दिया है। शिव जो हिमालय को दर्शाते हैं तो शक्ति कन्याकुमारी को, जो इंडिया की एक इंटीग्रिटी शो करता है, इंडिया की यूनिटी शो करता है। यही शिव शक्ति जो नेम दिया गया है, शिव ह्यूमैनिटी को दर्शाते हैं तो शक्ति स्ट्रेंथ को। शिव मस्कुलाइन है तो शक्ति फेमिनाइन है, जो ड्युअलिटी ऑफ नेचर को भी दर्शाता है। पर यह नाम कोई भारत ने पहली बार किसी सेलेस्टियल बॉडी को या फिर स्पेस में किसी जगह को नहीं दिया है। इसके पहले भी इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे नाम रिकॉग्नाइज किए गए हैं। उसे मैं शुभेंद्र चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा कि किन नामों को भारत ने इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज कराया है, किस तरीके से कराया है। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है इंडिया के टॉप एजुकेटर से। अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर अब आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर जो है वो खोले जा चुके हैं, जहां पर आप हमारे साथ में बिल्कुल से जुड़ सकते हो। बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। उन बैचेस की डिटेल मैं वीडियो के एड में आप लोगों को दूंगा। बट अगर आप 2025-26 के लिए तैयारी कर रहे हो ना, तो आप लोगों के लिए फाउंडेशनल कोर्स अवेलेबल है। आप उस फाउंडेशनल बैच के अंदर हमारे जुड़ सकते हो। अगर आप 2024 की प्री के लिए तैयारी कर रहे हो तो क्रैश कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, कई सारे कैप्सूल कोर्स लॉन्च हो चुके हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, आप उनके अंदर भी जुड़ सकते हो। अगर आपको मेंस के लिए तैयारी करना है तो मेंस गाइडेंस प्रोग्राम है, ऑप्शनल के प्रोग्राम है, ऐसे राइटिंग के कोर्सेज हैं जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, आप उनके अंदर भी जुड़ सकते हो। अब आप कहोगे सर जुड़ना कैसे है? जुड़ तो सकते हैं, उसे वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए अब बात करते हैं यहां पर हुआ क्या है। देखो, चंद्रयान 3 दुनिया का पहला ऐसा मिशन जिसने मून के साउथ पोल के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग की थी, और चंद्रमा के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बना था, यूनाइटेड स्टेट, रशिया और चाइना के बाद। जब यह चीज की गई तो अब बात आती है, उस समय पे काफी खबरों में भी था, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि साउथ पोल ही क्यों? क्योंकि अगर आप चंद्रमा को देखोगे धरती से तो एक रीजन आपको दिखाई देगा क्लोजेस्ट रीजन, और दूसरा रीजन है फार रीजन। ये दोनों रीजन अलग क्यों है? क्योंकि धरती से चंद्रमा जो है वो इस तरीके से अलाइंड है कि हमको चंद्रमा का हमेशा एक ही फेज दिखाई देता है, और चंद्रमा के क्लोजेस्ट रीजन पे ऑलरेडी मिशन जा चुके थे। फार रीजन पे रिसेंटली चाइना का चांगई मिशन जा चुका था। साउथ पोल के ऊपर अभी तक कोई मिशन गया नहीं था। साथ में साउथ पोल एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को मिलता है, क्योंकि साउथ पोल भी अपोजिट साइड में लाई करता है, जिसकी वजह से यहां पर तापमान 70 डिग्री -267 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से यहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करना अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग इशू था। चंद्रयान 3 ने उसे कर दिखाया। साथ में ये जो साउथ पोल है, यहां पर पानी के सोर्सेस के पाए जाने की सबसे ज्यादा आशंकाएं थी। साथ में देखो, चंद्रमा जो है वो धरती से ही टूट के बना हुआ है। ऐसी कंडीशन में धरती के इतिहास को जानना है तो चंद्रमा को भी जानना जरूरी है। चंद्रमा के जो क्रेटर्स हैं साउथ पोल के ऊपर, उसे अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो हमें धरती की हिस्ट्री के बारे में भी पता लगेगा। इन सारे कारणों की वजह से चंद्रमा के साउथ पोल के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई थी, और ये जो पूरा प्रोजेक्ट था ये 615 करोड़ रुपए का इसरो का प्रोजेक्ट था। और चंद्रयान 2 के बाद, फेल होने के बाद, चंद्रयान 3 ने यहां पर सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो परफॉर्म की थी। और जिस जगह पे सॉफ्ट लैंडिंग परफॉर्म की है उस जगह को नाम क्या दिया गया है? शिव शक्ति। इसके पहले 2008 के अंदर भारत ने चंद्रयान 1 भेजा था।
जो चंद्रमा के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं किया था, पर चंद्रमा के आसपास उसके एटमॉस्फेयर में एंटर किया था। इस चंद्रयान 1 को जो हम लोगों ने चंद्रमा पे भेजा था, तो चंद्रमा पे जाने वाले हम चौथी कंट्री बने थे उस समय पे भी। उस समय यूएस, रशिया और जापान हमसे पहले चंद्रमा के आसपास पहुंच चुके थे, फिर भारत चौथी कंट्री बना था। इस समय पर पीएसएलवी एक्सेल के जरिए यह प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, और जो चंद्रयान 1 था वो अपना टाइम पीरियड को पूरा करने के बाद अंदर चंद्रमा के अंदर चला गया था, चंद्रमा की ग्रेविटी में, और जिस जगह पे उसने इंपैक्ट किया था उस जगह को नाम दिया गया था जवाहर स्थल। यह नाम प्रपोज किया था भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, और बाद में इसे भी आईएयू ने वोट करके इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया था। वहीं दूसरी तरफ अगर आप चंद्रयान 2 की बात करोगे तो चंद्रयान 2 पूरी तरीके से एक फेल मिशन नहीं था, ये हाफ फेल हाफ सक्सेसफुल मिशन था, क्योंकि चंद्रयान 2 के अंदर 3 अलग अलग चीजें थी। पहला था ऑर्बिटर। धरती से चंद्रयान के लॉन्च होने के बाद देखो ऐसा होना था कि ये धरती है, ये यहाँ पे चंद्रमा है, तो ये हमारा चंद्रयान 2 गया। हालांकि इस ऑर्बिट से नहीं गए थे हम लोग, ऐसे ऐसे करके गए थे, पर सिंप्लिसिटी के लिए समझो कि ये चंद्रयान गया। चंद्रयान जैसे ही चंद्रमा की ग्रेविटी में एंटर किया, उसके एटमॉस्फेयर के आसपास, तो एक ऑर्बिटर होगा जो चंद्रमा के आसपास घूमेगा और उसके एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करेगा। चंद्रयान 2 में ये ऑर्बिटर को हम लोगों ने सक्सेसफुली प्लेस कर दिया था। फिर उसके बाद लैंडर और रोवर चंद्रमा के ऊपर जाएंगे, चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे उसके साउथ पोल पे। लैंडर में से फिर रोवर निकलेगा और चंद्रमा के ऊपर पूरी रिसर्च परफॉर्म करेगा। लैंडर का नाम था विक्रम लैंडर, और अंदर जो रोवर था वो था प्रज्ञान रोवर। ऐसे लैंडर खुलता और अंदर से रोवर बाहर आता। बट हुआ ये कि आखिरी समय पे ट्रेजेक्टरी बिगड़ गई। इसे जाना कुछ इस तरीके से था, और ये आप देख सकते हो आखिरी समय पे इसे ट्रेजेक्टरी बिगड़ी और विक्रम रोवर, विक्रम लैंडर रफ लैंडिंग कर गया, हमारा कनेक्शन उससे टूट गया। जिस जगह पे चंद्रयान 2 के अंदर विक्रम लैंडर ने लैंडिंग करी थी, रफ लैंडिंग ही सही, उस जगह को नाम दिया गया था भारत के प्रधानमंत्री द्वारा तिरंगा। और यह कहा गया था इसरो के अंदर कि कोई भी असफलता पूरी असफलता नहीं है, हर असफलता सफलता के तरफ ले जाने का एक रास्ता है, तो इसलिए उसका नाम तिरंगा रखा गया था उस जगह का। ये अभी भारत के अंदर ही रिकॉग्नाइज है, ये आईएयू के अंदर रिकॉग्नाइज अभी तक नहीं हुआ है। बट इसके पहले साराभाई क्रेटर हम लोगों ने चंद्रमा पे ढूंढा था। 2020 के अंदर विक्रम साराभाई के नाम पे इस क्रेटर का नाम भी भारत ने ही प्रपोज किया था, जो इंटरनेशनल लेवल पे आज रिकॉग्नाइज है। अब आप कहोगे कि सर ये बात तो ठीक है कि इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज कर रही है इंडिया, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, पर ये करते कैसे हैं, मतलब भारत किस तरीके से नाम प्रपोज करता है। तो देखो होता यह है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो कि 1919 के अंदर बनी थी, ये दुनिया भर की जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनको स्टैंडर्ड नेम देने का काम करती है, ताकि ऐसा ना हो कि हम चंद्रमा को चंद्रमा कह रहे हैं और यूएस वाले कुछ और नाम दे रहे हैं, सबके लिए वो मून ही हो। मून के ऊपर भी हमारे लिए एक पॉइंट है शिव शक्ति, तो यूएस वाले उसको डोनाल्ड ट्रंप नाम दे रहे हो। ऐसा कंफ्यूजन ना हो कि किसी एक एस्टेरॉइड को हम लोगों ने कुछ और नाम दिया और दूसरी कंट्री ने कुछ और नाम दिया और वो हमको कह रहे हैं कि वो एस्टेरॉइड आ रहा है, हम कंफ्यूज होना कौन सा एस्टेरॉइड आ रहा है भाई। ऐसी कंडीशन ना हो, इस कारण से सेम नेम, एक ही स्टैंडर्ड के नेम होने चाहिए, जिसके लिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है वो बनाई गई थी। इसके अंदर अलग अलग टास्क फोर्स और वर्किंग ग्रुप देखने को मिलती है। अब होता यह है कि जैसे भारत ने किसी सेलेस्टियल बॉडी को ढूंढा, या फिर भारत को किसी रीजन के अंदर मिशन हम लोगों ने परफॉर्म किया, वहां पर हम लोगों ने सॉफ्ट लैंडिंग कर दी और उस जगह का हम लोगों को नाम निर्धारित कराना है। तो जिस मिशन में हमारी टीम थी, वो मिशन की टीम आईएयू की टास्क फोर्स के साथ में मिलकर उन सेलेस्टियल बॉडी का नाम निर्धारित करेगी। पर यहां पर कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल ये है कि जो भी नाम निर्धारित किया जाएगा वो सिंपल, क्लियर और अनएम्बिगुअस होना चाहिए। नाम
पॉलिटिकल, मिलिट्री और रिलीजियस कॉनोटेशन से फ्री होना चाहिए। किसी व्यक्ति की याद में किसी जगह का नाम हो सकता है, मतलब जैसे विक्रम साराभाई के नाम पे हम लोगों ने साराभाई क्रेटर नाम दिया, जवाहर स्थल नाम दिया चंद्रयान-1 ने जहां पर इंपैक्ट किया था उस जगह को, तो ये कॉमेमोरेटिव है। कॉमेमोरेटिव नाम दिए जा सकते हैं, पर कॉमेमोरेटिव नाम उसी नाम का दिया जाएगा जो किसी कंट्री में बहुत ज्यादा ऑनरेबल पर्सन है, किसी आम नागरिक का नहीं। ऑनरेबल पर्सन का नाम दिया जाएगा, और वो ऑनरेबल पर्सन जब नाम निर्धारित किया जा रहा है उससे 3 साल पहले उनकी डेथ हो चुकी होनी चाहिए। मतलब कोई स्वर्गवासी आदमी का ही नाम जो है वो सेलेस्टियल बॉडी के अंदर दिया जा सकता है। इन प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए नाम निर्धारित किया जाता है और फिर ये नाम भेजा जाता है वर्किंग ग्रुप फॉर प्लेनेटरी सिस्टम नोमेनक्लेचर को, जहां पर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के लोग आपस में वोट करते हैं और फिर नाम एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे सेलेस्टियल बॉडी को नाम दिए जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना है। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है, दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को पढ़ाएंगे ऑफलाइन क्लासेस के अंदर। अब आप कहोगे सर पर इस कोर्स में हम जुड़े कैसे? नीचे कमेंट के अंदर आप लोगों को एक लिंक प्राप्त होगी, उस लिंक को खोलना, उसको फिल आउट कर देना, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी। इसके अलावा इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको पता लग जाएगा हमारा सेंटर किस तरीके से दिखाई देता है।